से स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पर इस टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ चुके हैं, हम लोग चार्जेस के बारे में जानते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, किस तरह से चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और हम लोगों ने ये भी सीखा है कि किस प्रकार से दो चार्ज जब आपस में थोड़ी थोड़ी दूर पर रखे जाते हैं तो किस तरह से उनके अंदर एक डिस्कम्फर्ट आता है, किस तरह से वो अनकंफर्टेबल होते हैं, और इस प्रकार से उनके बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम इंटरएक्शन एनर्जी भी कह सकते हैं, और उस एनर्जी का वैल्यू होता है Q1 Q2 by R। इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कई न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं पिछली बार, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इस एनर्जी को दूसरी एनर्जियों के साथ जैसे काइनेटिक एनर्जी वगैरह के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी सीखा है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जा सकता है, किस तरह से किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जा सकता है, और उस पर किस तरह से न्यूमेरिकल करने हैं वो भी हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं स्टूडेंट्स। हम ये चाहते हैं कि आज का टॉपिक अगर आप ध्यान से समझें तो आगे आने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा जो खजाना है उसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जानते क्या है। हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो चार्जेज हों Q1 और Q2 और अगर थोड़ी दूर पर रखे हों तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं F इक्वल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इस चार्ज को कैसे मालूम चलता है कि ये चार्ज बगल में है और इस पे फोर्स लगाना है। ये तो सोचने की जरूरत है। चार्ज को ना आंखें हैं, ना उसको कान है, ना वो समझ सकता है, ना देख सकता है, वो पूरी तरह से एक नॉन लिविंग चीज है। तो किस प्रकार से इस चार्ज को मालूम चलता है कि इस चार्ज को क्या करना है, कैसे रिपेल करना है, या ये चार्ज को कैसे मालूम चलता है कि वो दूसरे वाले चार्ज को क्या करना है। तो हाउ चार्जेस कम टू नो अबाउट ईच अदर, ये बड़ी समस्या है और हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। तो इस समस्या का जवाब, तो किस तरह से चार्जेस एक दूसरे को फील करते हैं, उसका जवाब फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे एक अच्छे, बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, और हम ये मान सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेन वाले लोगों में ये थे। तो इन्होंने इस समस्या का जवाब खोजा था। फैराडे ने कहा कि कोई भी चार्ज अपने चारों ओर का जो स्पेस है उसको मॉडिफाई करता है। एवरी चार्ज मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड इट। कैसे आप समझ सकते हैं, जब आपके क्लास में टीचर नहीं होते हैं तो आप लोग जो है थोड़ा बहुत शोर-गुल मचाते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, इधर-उधर शैतानियां करते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर आते हैं तो आप लोग साइलेंट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके टीचर अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई करते हैं, और उस स्पेस में जो कोई भी जाता है तो टीचर का इन्फ्लुएंस पड़ता है। इसलिए जब आपके टीचर क्लास में आते हैं तो आप लोगों का के ऊपर में उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है। उसी तरह से फैराडे कहता है कि हर चार्ज अपने चारों ओर के स्पेस को मॉडिफाई करता है। वो चार्ज अपने चारों ओर के स्पेस में एक विशेष किस्म का असर पैदा करता है, और इस असर को हम लोग फील्ड कहते हैं। तो क्या उन्होंने जो कहा उसका पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि each charge modifies the space around it। वो अपने चारों ओर के स्पेस को मॉडिफाई करता है, और इस मॉडिफिकेशन में जब दूसरा चार्ज आता है, when another charge comes in this, जब वो उस एरिया में आता है तो उसमें फोर्स लग जाता है। ये हुआ इलाज। मैं एक चार्ज हूं, आप एक चार्ज हैं, तो मैं अपने चारों ओर के स्पेस में मॉडिफिकेशन करता हूं, उसको आप फील्ड कह सकते हैं। मेरा फील्ड सब जगह है, और जब आप उस फील्ड में आते हैं तो मेरा फील्ड और आपका चार्ज मिलकर फोर्स बनाते हैं। जब आप मेरे फील्ड में होते हैं तो मैं भी आपके फील्ड में होता हूं, तो आपके फील्ड में मैं गया इसलिए फोर्स लगता है। तो फैराडे ने कहा कि चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्ट नहीं है, वो फील्ड के थ्रू है। मतलब एक चार्ज फील्ड बनाएगा तब दूसरा चार्ज आएगा उस फील्ड में तो फोर्स लगेगा। ये एक तरह से उन्होंने टू स्टेप प्रोसीजर बताया। तो आइए हम लोग इस चीज को जरा जज करें कि ये जो Q1 Q2 जो चार्जेज हैं जिनके बीच का डिस्टेंस r है और इनके बीच का फोर्स लगा, जरा सोचते हैं कि इस चार्ज ने क्या दिया, इस चार्ज ने ये दिया। सोचिए,
इस चार्ज ने ये दिया और ये चार्ज यहाँ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये इस चार्ज का फील्ड है, फील्ड ऑफ Q1। और ये दूसरे चार्ज से जब हम गुना करते हैं तो फोर्स निकल जाता है। उसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि एक तरह से अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस चार्ज का फील्ड है, यहाँ पे देख लीजिए, और उसमें ये चार्ज आके मल्टीप्लाई हुआ। तो जब भी हम किसी फील्ड में चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स बताता है। कहने का मतलब है जरा इस एब्स्ट्रैक्ट चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हर चार्ज फील्ड बनाता है। अब आगे बढ़े। चार्ज Q1 ये अपने चारों ओर के स्पेस में क्या बनाता है? अपने चारों ओर के स्पेस में फील्ड बनाता है। ये फील्ड E होता है, इसको E कहते हैं। और जब इस स्पेस में कोई अन्य चार्ज आता है जैसे कि Q2, तो ये वाला फील्ड और इस वाले चार्ज के साथ गुना होके बनता है फोर्स। इसलिए फोर्स बनना टू स्टेप प्रोसीजर है। तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फील्ड किसी चार्ज के द्वारा पैदा किया जाता है और जब उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज जाता है तो फोर्स लग जाता है। चलिए अब हम लोग जब समझ गए इस फील्ड को तो आइए अब हम लोग जरा इसका ट्रीटमेंट करें कि ये फील्ड आखिर होता कितना है। चलिए हम लोग इस फिर से इस एग्जांपल पे आ जाए क्योंकि यहाँ समझना ज्यादा जरूरी है कि Q1 Q2 by R²। चलिए हम लोग यहाँ निकालते हैं। बताइए तो जरा फोर्स क्या होगा? द फोर्स हियर विल बी Q1 Q2 by R²। मान लीजिए कि यहाँ Q2 ना होके 5 कूलम होता तब फोर्स क्या लिखते आप? तो K Q1 by R² into 5। अगर यहाँ 5 ना होके 3 कूलम होता तो आप क्या लिखते? फोर्स बराबर K Q1 by R² into 3। अगर ये 3 कूलम ना होके 1 कूलम होता तो क्या लिखते? फोर्स बराबर लिखते K Q1 by R² into 1। ऐसा करके आप लिखते, इसमें कोई खास बात तो नहीं है। पर ध्यान दीजिए कि कोई भी फोर्स दो हिस्सों का बना है। पहला हिस्सा ये है, ये वाला हिस्सा देखिए Q1 by R², Q1 by R², Q1 by R²। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यही Q1 by R² इसका फील्ड है। ये फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज, उसमें दूसरा चार्ज गुना कर दिया गया। तो फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज Q1 by R², Q1 by R², Q1 by R²। ये Q1 by R² क्या है? Q1 by R² ये है। क्या है ये भाई? तो फोर्स ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज Q1 by R²। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड कहा जा सकता है। तो द फोर्स ऑन 1 कूलम of charge placed at a location is field। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना आसान भी नहीं है ये कहना। 1 कूलम ऑफ चार्ज एक बड़ा चार्ज है और जब 1 कूलम चार्ज को आप कहीं रखेंगे तो आप पाएंगे कि बाकी के सारे चार्जेस को डिस्टर्ब कर देता है। तो आपको ये बात मेंशन करनी पड़ेगी अलग से कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जब हमने यहाँ पे रखा तो बाकी के चार्जेस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये सिर्फ कहना है, ये बहुत खास बात नहीं है। तो फोर्स ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट अ लोकेशन इज कॉल्ड फील्ड E। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर है चार्ज Q, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा? बहुत आसान है। फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है 1 कूलम पर लगने वाला चार्ज। यहाँ पर 1 कूलम इमेजिनेशन में रख दीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पे 1 कूलम रखा तो फोर्स का फॉर्मूला होगा K Q by R²। ये फोर्स हो गया कहाँ? 1 कूलम पे। इसी को फील्ड कहते हैं। तो 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड है। तो आप कह सकते हैं कि जब 1 कूलम पर लगने वाले फोर्स को फील्ड कहते हैं तो Q कूलम पे लगने वाले फोर्स को कहेंगे QE। और इसलिए याद रखिएगा ये फॉर्मूला, फोर्स बराबर QE। अगर किसी चार्ज को किसी फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लग जाएगा और उस फोर्स का फॉर्मूला होगा QE। QE QE याद रखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होगा। क्यों? ये फोर्स है एक प्रकार का, बोल तो रहा हूं मैं, ये फोर्स है। तो फोर्स है तो वेक्टर होगा ही। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन उधर ही होगा भैया जिधर 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स होगा। इसलिए जिधर 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है उधर ही फील्ड होगा। तो इसलिए बहुत ही आसान है कि ये किस प्रकार से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे 1-2 सवाल बनाते हैं।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 10 कूलम का एक चार्ज है, ये 3 मीटर दूर। क्वेश्चन है ये बताइए कि इस लोकेशन पर फील्ड ई कितना होगा। फील्ड होगा, आपको पहले बताया है मैंने, फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर यानी 9, और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो के 10/9, के का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे फील्ड मिल जाएगा। तो ई बराबर हो गया के × 10/9 न्यूटन पर कूलम। अब क्वेश्चन है किधर की ओर, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को रख के देखिए तो फोर्स किधर की ओर लगता है, उधर की ओर, इसलिए ई होगा राइट वर्ड। अब ई के बारे में क्या परंपराएं हैं ये बताने की कि ई का फील्ड किधर की ओर, डायरेक्शन किधर की ओर होगा। याद रखिएगा कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इससे r दूरी पे फील्ड बाहर की ओर होगा, कितने के बराबर, kq/r²। बाहर की ओर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 कूलम रखेंगे तो रिपल्शन होगा ना। और अगर कोई चार्ज नेगेटिव हो तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 1 कूलम जैसे ही रखेंगे उसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए फील्ड इधर की ओर होगा, E बराबर kq/r²। घुमा फिरा के ये जो आया वही आपके काम की चीज आएगी। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा kq/r² बाहर की ओर, नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा kq/r² अंदर की ओर। बात खत्म हो गई, बहुत ही आसान। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, किसी भी चार्ज का फील्ड हम निकाल सकते हैं। अब इस चार्ज के फील्ड पे ध्यान दीजिए, इसके डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर करना हम लोग। किताबें कहती है कि आप ऐसे ना डिफाइन किया करें कि 1 कूलम है और 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है, नहीं, आप ऐसा कहें कि देखिए ये हो गया Q और ये बीच में R है और यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ भी है, जैसे मान लीजिए X कूलम है, तो बताइए तो फोर्स कितना हुआ, kqx/r²। सो व्हाट इज द फील्ड ऑफ दिस Q, फील्ड ऑफ दिस तो इतना होता है ना, तो इस फील्ड को आप लिख सकते हैं, इस फील्ड को आप लिख सकते हैं x। देखिए तो इस फील्ड को आप लिख सकते हैं फोर्स बाय x, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो किसी भी लोकेशन पे 1 कूलम कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आप बार बार कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज एट अ लोकेशन इज कॉल्ड फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज, अब कोई भी चार्ज मत ले लीजिएगा, छोटा सा चार्ज लीजिएगा, इसीलिए किताबें कहती हैं और डेफिनेशन भी है, थोड़ा अच्छा डेफिनेशन यही होगा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड फील्ड एट अ प्लेस प्रोवाइडेड चार्ज इज स्मॉल। चार्ज को छोटा रखिएगा, टेस्ट चार्ज छोटा होता है, इसलिए E का फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा लिमिट जो होगा वो बेहद छोटा होगा, लिमिट Q बहुत छोटा रखा जाएगा। बस ये लिखने के लिए, समझने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने के लिए 1 कूलम वाला कंसेप्ट ठीक है। अब जब भी आप उसको यूज करेंगे आपके सवाल बन जाएंगे, लेकिन जब भी लिखिएगा तो इस तरह से लिखिएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड फील्ड बट वो चार्ज छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। सबसे पहली बात, 2 हिस्से हैं आज के इस क्लास के। पहला तो एक चार्ज का फील्ड कितना होता है, एक चार्ज का फील्ड होता है kq/r² बाहर की ओर, माइनस का होता है उसी की ओर, ये पहली बात। अब दूसरी चीज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब कोई चार्ज किसी फील्ड में जाएगा, व्हेन ए चार्ज इंटर्स इन अ फील्ड, जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड में जाएगा तो क्या होगा, तो जवाब है कि उस पर फोर्स लगेगा। जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, यही ना जवाब है, कितना। तो जवाब है कि फोर्स लगेगा चार्ज गुने फील्ड के बराबर। चार्ज में फील्ड को गुना कर दीजिए, फोर्स मिल जाएगा। अगला, फोर्स किधर लगेगा और डायरेक्शन किधर होगा, क्यू का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर क्यू पॉजिटिव है तो E और F दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर Q निगेटिव है तो E और F उल्टे होंगे। ये छोटी छोटी चीज होगी जो आप सावधानी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर के दिखाता हूँ, हल्का सा, बहुत छोटा सा, जैसे क्वेश्चन में कह रहा हूँ
कि इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज सोर्स कहां से है ये इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इसमें 5 कूलम का एक चार्ज रखें तो इस पर फोर्स क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला होगा चार्ज गुने फील्ड, 50 न्यूटन। किधर की ओर? चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स होगा इधर की ओर। मान लीजिए कि यहाँ पर -2 कूलम चार्ज रखा हुआ है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा इस फील्ड के द्वारा? तो चूंकि फील्ड उधर की ओर है, ये माइनस चार्ज है, इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स उल्टा लगेगा और फोर्स कितने के बराबर होगा? 10 दूनी 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं किस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी उसके दो हिस्से हुए। पहला, एक चार्ज फील्ड बनाता है और उस चार्ज का फील्ड होता है। आइए हम लोग एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। पहली बात है कि एक चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड। क्या नियम है इस संबंध में? चार्ज Q का फील्ड होगा बाहर की ओर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, और अगर चार्ज निगेटिव है तो उसका फील्ड होगा अंदर की ओर। अगर चार्ज निगेटिव है तो फील्ड अंदर की ओर होगा। ये पहली बात आपने सीखी। दूसरी बात ये सीखी आपने कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है तो इस पे लगने वाला फोर्स होगा फील्ड की ओर, कितना? QE। लेकिन अगर -Q चार्ज रखा हो तो इस पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होगा, लेकिन उतना ही होगा जितना कि QE होता है। तो ये दो हिस्से हैं हमारे पास। पहला है कि चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है तो कितना करता है, और दूसरी बात कि जब उस फील्ड में दूसरा चार्ज जाता है तो क्या होता है। तो जब दो चीजें हम लोग समझ गए और आप इस चीज को नोट भी करना ठीक से, किस प्रकार से एक चार्ज फील्ड बनाता है और कैसे लिखा जाए, और जब उस फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो कितना फोर्स लगता है और किधर लगता है, जब ये दो चीजें आप समझ गए तो अब हम लोग वो सवाल का जवाब देने की स्थिति में हैं कि जो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन उठा था कि एक चार्ज को मालूम कैसे चलता है कि दूसरा चार्ज आ गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 4 कूलम और -5 कूलम के बीच में लगने वाला फोर्स कैसे निकाला जाएगा। आप देखिए 4 कूलम का फील्ड यहां पर होगा बाहर की ओर। मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा बाहर की ओर, कितना? K × 4/r²। देखिए फील्ड बाहर। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस फील्ड में कौन है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, कितना? दिस इंटू दिस। तो फोर्स लगेगा K × 4/r² × 5। अब वो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, कितना? इतना मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। और किधर की ओर? चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे लगने वाला फोर्स फील्ड का उल्टा होगा, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला होगा K 4/r² × 5। देखिए तो फोर्स मिला ना इस डायरेक्शन में, अपोजिट अट्रैक्शन करता हुआ ना। तो क्लियर हो गया आपको। चलिए हम जरा 4 कूलम को देख लेते हैं। -5 कूलम यहाँ पर फील्ड लगाता है, तो -5 कूलम की वजह से फील्ड -5 कूलम की ओर होगा और उस फील्ड का फार्मूला होगा K × 5/r²। इस फील्ड में कौन रखा है? 4 कूलम, इसलिए 4 कूलम पर एक फोर्स लग जाएगा जो कि होगा दिस इंटू दिस के बराबर, यानी K × 5/r² × 4 के बराबर। किधर की ओर? चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स फील्ड की ओर ही होगा, इसलिए फोर्स इधर की ओर ही होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं ये सिंपल चीज ये कहना चाहता हूं कि अगर चार्ज फील्ड बनाता है और उस फील्ड की वजह से दूसरे चार्जेस जो आते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है, तो ये जो है फोर्स के बारे में हमारी जानकारी को थोड़ा सा और डिटेल करता है, थोड़ा सा और हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाकर के इस चीज को समझ पाते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगाते हैं। दूसरी जो छोटी मोटी चीजें जो आपके सामने आई थी, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। बार बार मैं एक ही फॉर्मूला बोलता हूँ, याद रखें कि मैं ऐसा नहीं कि मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे याद है कि मैं एक ही फॉर्मूले को कई बार बता रहा हूँ। इस बात को याद रखिए,
वो पर्पसली कर रहा हूं ताकि जब जब मैं कहूं तब तब आपके दिमाग में वो बात आए और आप भी उस चीज को रिवाइज करें। मुझे तो याद है सारी चीजें, मैंने सैकड़ों बार पढ़ा है, लेकिन आपको भी ये फॉर्मूले याद हो इसलिए मैं एक बार और बार बार उस फॉर्मूले को बोल रहा हूँ। फील्ड का फॉर्मूला होगा फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज kq by r स्क्वायर। आउटवर्ड होगा अगर चार्ज पॉजिटिव हो, इनवर्ड होगा अगर चार्ज नेगेटिव हो। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में जब कोई चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर लगेगा फोर्स बराबर QE। ये फोर्स फील्ड की ओर होगा अगर चार्ज पॉजिटिव हो और ये फोर्स फील्ड के उल्टा होगा अगर चार्ज नेगेटिव हो। ये हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ लिया। अब आइए हम लोग इसको सवाल बनाने की स्थिति में। दूसरी बात है कि ये फील्ड एक वेक्टर है और हमेशा इसका वेक्टर ट्रीटमेंट करेगा। क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आपने देखा 10 कूलम एक चार्ज है और इसके ठीक यहाँ पर चलिए 4 कूलम एक चार्ज है और यहाँ पर ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस जगह पर फील्ड क्या है, इन दोनों की वजह से इस जगह पर फील्ड क्या है, वो दिक्कत है। चलिए 4 कूलम के चलते फील्ड होगा इधर की ओर, याद है ना, क्यों? क्योंकि 4 कूलम पॉजिटिव है, होगा k into 4 by 2 स्क्वायर यानी 4, ये फील्ड होगा। इस वाले के चलते फील्ड, ये भी तो पॉजिटिव है, तो इस वाले के चलते फील्ड होगा ठीक बाहर की ओर, कितना, k into 10 by, ये कितना डिस्टेंस है, ये है 2√2, 2√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 8, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का सम। देखिए तो यहाँ पर कितना ज्यादा, ये 2 है तो फिर निश्चित रूप से ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा और यहाँ भी 45 डिग्री होगा। ये दोनों वेक्टर 45 डिग्री पर हैं, तो किस तरह से आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, दिस स्क्वायर प्लस 2 दिस cos 45 एंड अंडर रूट बड़ा सा कर देंगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो एक चार्ज के चलते फील्ड निकालिए, दूसरे चार्ज के चलते फील्ड निकालिए और अगर दोनों का डायरेक्शन आपको दिख रहा है तो फिर आप उसका वेक्टर ट्रीटमेंट करिए। जैसे ही आप वेक्टर ट्रीटमेंट करेंगे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा किस तरह से। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को देख चुके हैं तो हम लोग याद रखें इस चीज को कि हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पोटेंशियल भी देखा था। तो कहीं भूल न जाए, कहीं कंफ्यूज न कर जाए, क्योंकि छात्र अक्सर ऐसा करते हैं, पोटेंशियल और फील्ड जो है दोनों आपस में मिला देते हैं। तो चलिए हम लोग एक सवाल ऐसा लेंगे कम से कम जो उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिलने से बचाता है। तो याद रखिएगा कोई भी चार्ज Q r डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी बनाता है वो kq by r होता है, और कोई भी चार्ज Q r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बनाता है जो kq by r स्क्वायर होता है। ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है। जब भी इसमें किसी चार्ज से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, और जब इसमें किसी चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिलेगा। बस ये दो बातें आपको ध्यान देनी। हम लोग एक सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है, ये है 4 कूलम और थोड़ी दूर पे यहाँ पे मान लीजिए है 8 कूलम, ठीक बीच में 1 मीटर 1 मीटर। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लोकेशन पर आप पोटेंशियल एंड फील्ड दोनों बताएं। ये दोनों फिक्स है, ध्यान दीजिए पूरा सवाल। यहां पर पोटेंशियल और फील्ड दोनों बताइए बीच में, और ये भी बताइए कि इफ 5 कूलम इज प्लेस्ड हियर एट दिस मिडल, then what is the potential energy बताइए उसका, एंड फोर्स बताइए उस पर। तो ये एक सवाल आप ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पे 4 कूलम रखा है, यहाँ पे 8 कूलम रखा है, दोनों फिक्स हैं, 1-1 मीटर दोनों से दूर बीच में। यहाँ पे आपको V और E बताना है, यानी पोटेंशियल बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और क्वेश्चन अगला है कि अगर यहाँ पे 5 कूलम में रख दूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और फोर्स कितना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे V निकालते हैं। तो V तो स्केलर है, आसान है। इसका पोटेंशियल लिखिए k into 4 by 1 प्लस इसका भी लिख दीजिए k into 8 by 1। ये स्केलर है, आपने जोड़ दिया। माइनस रहता, मान लीजिए यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव दे देते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो 4 के और 8 के कुल मिला के 12 के आपका वोल्ट बना के का वैल्यू भर दीजिएगा, आपको मन करेगा तो, नहीं तो जरूरी नहीं है।
V के बाद अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसके सावधान रहिए। 4 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और 8 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो 4 कूलम वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k इंटू 4/1² और 8 कूलम वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k इंटू 8/1²। तो उधर हो गया 4k, इधर हो गया 8k, तो 8k 4k, तो ये ज्यादा है। जब घटाएंगे तो 8k में से 4k घट जाएगा और जवाब मिलेगा 4k किधर की ओर, लेफ्टवर्ड। याद रखिए इसका यूनिट है वोल्ट और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। अब अगले सवाल पे आइए। अगर हम यहाँ पे 5 कूलम रख दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है रखा हुआ चार्ज गुने यहाँ का पोटेंशियल। रखा हुआ चार्ज कितना आपने बताया था, 5 कूलम और पोटेंशियल है 12k, यानी 60k जूल यहाँ पर रखे गए 5 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अच्छा, अगला सवाल है कि यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज गुने यहाँ पे जो फील्ड है। तो यहाँ पे फील्ड कितना है, 4k लेफ्टवर्ड, तो यहाँ पे हो गया 20 न्यूटन लेफ्टवर्ड। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ जब कैलकुलेट करके देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें से कोई वेक्टर है और उसमें से एक स्केलर है, तो वेक्टर वाले के साथ वेक्टर ट्रीटमेंट करना है, स्केलर वाले के साथ स्केलर ट्रीटमेंट करना है। आगे हम लोग इस पर सवाल जारी रखेंगे, हालांकि इस पर एक पूरा एक वीडियो बनेगा, लेकिन फिर भी अभी इस समय इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने से कांसेप्ट थोड़ा सा बेहतर क्लियर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखें कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज का ही बता सकते हैं या अन्य चीजों के भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो आपको समझाया मैंने, Q का जो फील्ड होता है r डिस्टेंस पर E बराबर होता है KQ/r²। देखिए मैंने फिर से एक बार लिखा इसको, आप भी लिखा इसको। तो Q का फील्ड E बराबर KQ/r² होता है बाहर की ओर। ये एक पॉइंट चार्ज है, लेकिन दुनिया में पॉइंट चार्ज रहते ही कहाँ है, हर चार्ज का थोड़ा बहुत साइज होता है और इसीलिए इस फॉर्मूले को बार-बार हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में बहुत सारे चार्जेज हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या उपाय है? इफ यू हैव मेनी चार्जेज, इफ यू हैव मेनी चार्जेस, तब आप क्या करेंगे? तो उसका जवाब है कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले कूलम लॉ में देखा है कि किस तरह से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से सवाल बनाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक चार्ज जो है अगर एक बड़ा सिस्टम हो जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज हो, तो उसमें से हर चार्ज अपना अपना फील्ड बनाएगा। किसी भी लोकेशन पे हर चार्ज का फील्ड निकालिए और उन सारे फील्डों का वेक्टर सम कर दीजिए, वो हो गया नेट फील्ड। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसी तरह से कहता है कि बहुत सारे चार्जेज हो तो सारे चार्जेज का पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकाल दीजिए और उन सारे पोटेंशियलों को स्केलर वाले तरीके से जोड़ दीजिए, वेक्टर नहीं कर दीजिएगा। तो वेक्टर वाले तरीके से नहीं बल्कि पोटेंशियल को स्केलर वाले तरीके से जोड़ना चाहिए और जब ऐसा जोड़ देंगे तो वहां पर नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। इसी चीज को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए हम लोग एक सवाल बनाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, जो कि बहुत पॉपुलर सवाल है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। फिर से एक सवाल कहता है कि यहाँ पर एक स्क्वायर है जहां पर मैंने चार्ज रखा है QQ -Q। बीच में अपना कुछ भी रख लीजिए, आप A रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस सिस्टम में ये एक प्रकार का स्क्वायर है। इस सिस्टम को मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको मैंने बदल दिया, और ऐसा कर रहा हूं। देखिए सिर्फ चार्जेस का अरेंजमेंट बदला है। यहां पर निगेटिव दोनों एक साइड है, पॉजिटिव दोनों एक साइड है, लेकिन यहां पे हमने डायगोनल कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि बीच के लोकेशन पर, यहां पर सेंटर क्या होता है। क्वेश्चन है कि बीच के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 E चेंजेज, V कांस्टेंट। E चेंज करता है, V नहीं चेंज करता।
दूसरा वाला है कि भी चेंज करता है और ई चेंज नहीं करता। तीसरा है कि दोनों चेंज करते हैं, बोथ चेंज कर जाते हैं। और चौथा है कि दोनों में से कोई चेंज नहीं करता है। तो इस ऑप्शन को चुनना है, ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल है। हम लोग सवाल को बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल लिख लेते हैं सेंटर। तो पोटेंशियल तो आप जानते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि उसका डिस्टेंस होगा ए, तो a√2, तो a/√2 इसका जवाब है। ठीक से देख लीजिए, ये a है, ये a है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया a√2, और a√2 का आधा करेंगे तो a/√2 आएगा। चलिए अब भी निकालते हैं। तो भी तो चूंकि स्केलर है इसलिए इसका भी होगा k इंटू माइनस क्यू बाई a/√2, फिर इसका होगा प्लस k इंटू क्यू बाई a/√2, फिर इसका होगा प्लस k इंटू क्यू बाई a/√2, फिर इसका होगा k इंटू माइनस क्यू बाई a/√2। अब देख लीजिए, जो पॉजिटिव है उसका मैंने पॉजिटिव लिया है और जो नेगेटिव है उसका मैंने नेगेटिव लिया है, और भी 0 होगा क्योंकि कट गया। उधर से यहाँ भी v निकाल लीजिए, यहाँ भी v का वही हाल होगा, इस माइनस q का भी होगा माइनस k q बाई a/√2, फिर होगा इसका k q बाई a/√2, इसका होगा प्लस k माइनस q बाई a/√2, और इसका बचा k q बाई a/√2। ये फिर से 0 आ गया। हमने देखा कि v में कोई परिवर्तन नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अभ्यास देखिए, इस माइनस q का फील्ड इधर की ओर होगा, कितना k q बाई, ये जो डिस्टेंस है चलिए इसको r मान ले तो r², r बराबर a/√2। इस वाले का फील्ड भी इधर ही होगा, क्यों? देखिए माइनस क्यू का फील्ड उसकी ओर होगा, लेकिन प्लस क्यू का फील्ड उसके अपोजिट साइड में होगा, इसलिए वो भी उधर ही जाएगा। चूंकि दोनों फील्ड बराबर होंगे इसलिए इसको 2 से गुणा करें। अब इस वाले का फील्ड इधर की ओर आएगा, वो वही आएगा kq/r², और ये निगेटिव चार्ज का फील्ड निगेटिव चार्ज की ओर आएगा, ये भी आपको बताया है, तो उतना ही रहेगा इसलिए हमने 2 लिख दिया। अब ये जो दोनों फील्ड बने 2kq/r², 2kq/r², इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब हो तो दो वेक्टर बराबर बराबर है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट होता है एनी वेक्टर इनटू √2। तो आंसर होगा kq/r² इनटू 2√2। ये हो गया हमारा नेट फील्ड इस सिस्टम की वजह से। इस वाले को देखिए, नेट फील्ड निकालने के लिए इस माइनस क्यू का नेट फील्ड इधर की ओर होगा kq/r², इस वाले का नेट फील्ड इधर की ओर होगा, कट गए दोनों। इस वाले का नेट फील्ड इधर की ओर होगा और इस वाले का उधर की ओर होगा, तो इसने इसको और काट दिया, तो कुल मिलाकर फील्ड आया 0। तो आप क्या देखते हैं कि दोनों में पोटेंशियल सेम है, परंतु यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसलिए हमारा जवाब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है बट भी दोनों में फिक्स है एट सेंटर। तो जवाब हमने पहला चुन लिया कि दोनों ही केसेस में बीच में पोटेंशियल सेम है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सेंटर पर अलग अलग है। तो इस सवाल को हम लोगों ने बना करके दो चीजें हमने एक साथ चलाई, एक तीर से हमने दो शिकार किया। सबसे पहला तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके किस तरह से ट्रीटमेंट करना है उसको देखा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने दोनों को एक साथ कैलकुलेट करके और तब एक सवाल को भी हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की। फॉर्मूले भी याद होगा, इस तरह से बहुत ही प्रैक्टिस अच्छी हुई। तो ये हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तो 4 चार्ज हुए, 5 चार्ज होंगे, 6 चार्ज, 7 चार्ज, 10 चार्ज, इस प्रकार से चार्जेस होंगे। तो आप क्या करेंगे, उनके फील्डों को लिख के जोड़ देंगे। लेकिन क्या होगा अगर चार्जेस करोड़ों की संख्या में हो, तब उनको आप कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10-20 चार्ज है, तो आप इसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सम ऑफ ऑल फील्ड्स, ये आप कर सकते हैं। इन सबों का फील्ड जोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, और इसको कहेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन मान लीजिए कि इस जगह पर, इस लोकेशन पर, इतने बड़े एक प्लेट पर इसमें चार्ज रखे हुए हैं और चार्ज पूरी तरह से फैले हुए हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में चार्ज हैं। ये मान लीजिए कि मेटल का कोई पीस है जो कि चार्ज है, तो मेटल के पीस पे इतना सारा चार्ज फैला हुआ है,
इस फील्ड की वजह से अगर कोई कहे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो हम क्या करेंगे इस सिस्टम की वजह से। तो याद रखिए कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि चार्जेज इतने ज्यादा छोटे छोटे, बहुत सारे चार्जेज बहुत दूर तक फैले हुए हों, तो हम इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज नहीं होते हैं, वो बड़े चार्जेज होते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेज एक खास एरिया में फैले हुए होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? जवाब है कि यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे इस मामले में कि चूंकि आपके पास फॉर्मूला जो नोन है वो क्या है, फॉर्मूला है E बराबर kq/r², परंतु ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, छोटा चार्ज होना चाहिए। तो छोटा चार्ज होना चाहिए, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करेंगे? सबसे पहला याद रखिए कि आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से एक छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए, गेट अ स्मॉल स्ट्रिप, छोटा सा चार्ज निकालिए उसके अंदर से। आप छोटा सा लेंथ निकाल लीजिए, छोटा सा एरिया निकाल लीजिए, छोटा सा वॉल्यूम निकाल लीजिए। उस छोटे से एरिया पर कैलकुलेट करिए चार्ज, कैलकुलेट चार्ज। अब छोटा सा है तो चार्ज dq निकालिए। ये छोटा सा चूंकि सैंपल है इसलिए ये एक पॉइंट चार्ज होगा या एक नोन शेप होगा, इसके जैसा अननोन टाइप का नहीं होगा। तो छोटा सा चार्ज निकालिए, उस छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा फील्ड निकालिए। फाइंड अ स्मॉल फील्ड DE, छोटा सा DE निकालिए, वो होगा K into dq/r²। इस छोटे वाले चार्ज का फील्ड निकालिए और तब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे अंडर द लिमिट्स, तो आपको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और ध्यान दीजिए कि आपकी किताबें भी आप ये कह रही हैं कि आप इस चीज को थोड़ा ठीक से समझें। तो ये जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं सामान्यतः। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि लंबे चौड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा सा मतलब है। ये सबसे पहला होता है लीनियर। लीनियर का मतलब है कि लंबी लाइन है, उस पूरी लाइन पे चार्ज फैला हुआ है। ये बहुत दूर लंबा चौड़ा हो सकता है, 5 किलोमीटर, इंफिनिटी साइज का भी हो सकता है, 5 मीटर का भी हो सकता है। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी मिलेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी चीज मिलेगी हम लोगों को, उसमें मिलती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है भाई? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझ लीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा कहते हैं इसको। ये क्या चीज है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि जब आप लीनियर चार्ज डेंसिटी में छोटे से लेंथ से गुना करेंगे तो आपको उसके अंदर में चार्ज मिल जाएगा। जैसे लेम्डा को अगर आपने इस छोटे से टुकड़े dx से गुना किया तो आपको यहाँ का छोटा सा चार्ज मिल जाएगा। समझे आप इस चीज को? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी से अगर आपने dx को गुना किया तो आपको छोटा सा चार्ज dq मिल जाएगा। बस ये छोटा सा चार्ज मिल जाने के बाद उस चार्ज का फील्ड निकाल लीजिएगा, इसलिए याद रखिएगा लेम्डा। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर चार्ज एक पूरे एरिया में फैला होता है। तो इसका क्या करेंगे, जब भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी को सामान्यतः सिग्मा कहते हैं, सिग्मा इसका नाम। सिग्मा एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसमें छोटे से एरिया से गुना कर दें, जैसे मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा एरिया चुना इस जगह पे, इसका वैल्यू है dA, तो जैसे ही आप चार्ज डेंसिटी से इसको गुना करेंगे तो आपको छोटा सा चार्ज मिल जाएगा, इस पे आने वाला छोटा सा चार्ज मिल जाएगा, यानी कि चार्ज बराबर हो गया डेंसिटी गुने साइज। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये लंबा चौड़ा ऊंचा 3D में है, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि गोला है, कोन है या फिर एक सिलेंडर है, किसी भी साइज का लंबा चौड़ा और ऊंचा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जब भी होगा तो हमें मिलेगा एक क्वांटिटी जिसको हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो कहते हैं, ध्यान दीजिए, ये सिग्मा, ये रो RAU रो। और हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम चुनेंगे, इस वॉल्यूम को हम कहेंगे dV, कहीं भी चुन लेंगे dV, और dV में आने वाला छोटा सा चार्ज होगा रो गुने dV, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गुने छोटा सा वॉल्यूम करेंगे
तो आपको चार्ज मिल जाएगा। इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया से गुना करेंगे तो छोटा सा चार्ज मिल जाएगा। उधर से लीनियर चार्ज डेंसिटी में छोटे से लेंथ से गुना करेंगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी से छोटा चार्ज कैसे निकाला जाए, एरियल चार्ज डेंसिटी से छोटा एरिया कैसे निकाला जाए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से छोटा चार्ज कैसे निकाला जाए। अब मान लीजिए कि आपको फील्ड निकालना है, तो इस छोटे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह, छोटे से टुकड़े की वजह से मान लीजिए कि r डिस्टेंस पर आपको छोटा सा फील्ड मिला। कितना मिलेगा, k इनटू छोटा सा चार्ज बाय r स्क्वायर। ये तो छोटा सा फील्ड बना। उस छोटे से फील्ड को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लिमिट देनी पड़ेगी इसकी, लिमिट देना बहुत बुद्धिमानी का काम है, वो अलग अलग केस पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इस छोटे से चार्ज को लीजिए तो सिग्मा इनटू dA के चार्ज बाय r स्क्वायर करिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट का ध्यान रखिएगा। उस तरह से अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसमें एक छोटा सा चार्ज निकालिए जो रो dV होगा। उसका फार्मूला होगा इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस छोटे से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा k इनटू रो dV बाय r स्क्वायर। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इन एक्सप्रेशंस को देख के डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले याद रखिए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में एक छोटा सा चार्ज आपको निकालना है। एक छोटा सा लेंथ ले लीजिए, एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लीजिए, और उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से गुना करके छोटा सा चार्ज dq निकालिए। और जब छोटा सा चार्ज dq मिल जाएगा, उस छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा फील्ड dE निकालिए और उस dE को इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको इस कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड मिलेगा। तो ये कहने में तो चीजें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज आपको विशेष तौर पर एग्जामिनेशंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए नए आइडियाज देगी और आगे इसकी जरूरत भी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग सबसे पहले कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस चीज को मैं समझ रहा हूँ कि अगले वीडियो में करेंगे तो ठीक रहेगा। तब तक आप इसको रिवीजन करें। फील्ड का फॉर्मूला q by r स्क्वायर होगा किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, और जब उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज जाएगा तो उसके चलते उस पे फोर्स लगेगा। फोर्स q e के बराबर होगा, और जब ये फोर्स लग जाएगा तो उसका डायरेक्शन तय कर लेंगे। डायरेक्शन अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड जिधर होगा उधर ही फोर्स लगेगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड और फोर्स उल्टे होंगे। इन्हीं सब चीजों को दिमाग में जो चल रहे ख्याल में उनको एक बार और रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। तब तक मिलते हैं फिर से। थैंक यू।